बच्चों, कैसे आप लोग? कल हमने स्टार्ट किया था एब्जॉर्प्शन बाय रूट का पहला लेक्चर हमने लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले दूसरा लेक्चर, उसका सेकंड लेक्चर, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। आज जो हमारे कंसेप्ट है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली क्या होती है? तो सबसे पहले हमने लास्ट क्लास हमने जो पढ़े थे ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं। क्या होता है बेसिकली ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ solvent molecules from its region of higher concentration to its region of lower concentration through a semi permeable membrane। मैं इसका थोड़ा सा यहाँ पे छोटा सा एक डायग्राम बना रहा हूँ, आप देखोगे यहाँ पे। तो छोटा सा डायग्राम में मैं यहाँ पे ये बना रहा हूँ। ये मैंने लिया है कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन रखा। यहाँ पे एक मेम्ब्रेन मैंने रखा। कौन सी वाली मेम्ब्रेन? दैट इज सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, राइट। मैंने यहाँ पे रखा कौन सा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कुछ हमने इस तरीके से हमने रखा है, ठीक है। तो ये आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। और इधर मैंने लेफ्ट साइड में एक सॉल्यूशन रखता हूँ और एक राइट साइड में एक सॉल्यूशन रखता हूँ। लेफ्ट साइड में मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिए, लेफ्ट साइड में मैंने सॉल्यूशन लिए आपका 5% वाले शुगर सॉल्यूशन, एंड राइट साइड में मैंने लिया है 10% वाले शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। तो 10% शुगर सॉल्यूशन राइट साइड में है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, पॉइंट ए और साइड ए, दिस इज साइड बी। ए साइड में हमारे पास क्या है? 5% वाले शुगर सॉल्यूशन है, एंड राइट साइड में आपका क्या है ना, बी साइड में क्या है आपका? 10% वाले शुगर सॉल्यूशन में। अगर बात करें कि डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैसा होने वाला है, मतलब इन व्हिच डायरेक्शन द ऑस्मोसिस विल टेक्स प्लेस। द ऑस्मोसिस विल टेक्स प्लेस फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन एरिया टू हायर कंसंट्रेशन एरिया। आप बोले सर आप तो डेफिनेशन बता, हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन। बेटा मैंने यहाँ पे जो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वाली बात की, तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्योंकि मूवमेंट किसकी हो रही है? सॉल्वेंट की हो रही है। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की अपनी हायर रीजन से अपनी लोअर रीजन की तरफ जाएगा, और वो सॉल्वेंट में कौन से सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं? जो फ्री मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, जो फ्री होंगे, एंगेज्ड नहीं होंगे। क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं, किसी सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं, तो उस टाइम में क्या होती है, वो सॉल्वेंट क्या करता है? हेल्प इन डिसोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूट, एंड इन दिस प्रोसेस द सॉल्वेंट इज एंगेज्ड इन डिसॉल्विंग दैट सॉल्यूट। तो यहाँ पे 5% सॉल्यूशन है, तो 5% में क्या होगा? लेस नंबर ऑफ वाटर एंगेज हुए होंगे, मोर नंबर ऑफ वाटर क्या होंगे? फ्री होंगे, कंपेयर टू 10%। 10% में क्या होगा? ज्यादा एंगेज होंगे, लेस फ्री होंगे। तो यहाँ पे मोर फ्री वाटर लेफ्ट साइड में है, लेस कंसेंट्रेशन मोर फ्री वाटर। ये कन्वेंशन जरूर याद रखना, लेस कंसेंट्रेशन मोर फ्री वाटर, मोर कंसेंट्रेशन लेस फ्री वाटर, राइट। अब हमारा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन क्या कहता है? ये कहता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू इट्स रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या होगा? जो वाटर का जो आपका मूवमेंट होने वाला है, कुछ आपका इस डायरेक्शन में आपका होने वाला है, फ्रॉम ए टू बी होने वाला है। अब क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है, नेक्स्ट जो टॉपिक जो हम यहाँ पे आप कवर करने वाले हैं, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होती है ना? ऑस्मोटिक प्रेशर को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। सुनो बेटा, क्या होता है कि जब यहां से वाटर मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है इनके ऊपर एक ड्राइविंग फोर्स है, जो फोर्स क्या हो रही है कि इनको ए डायरेक्शन से या ए सॉल्यूशन से बी सॉल्यूशन में क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट जो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होती है ना? मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस होने के लिए जो आपका मिनिमम इतना प्रेशर डाल दे जिसके वजह से जो ऑस्मोसिस नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो रही है, उस चीज को बंद कर दी जाए, ठीक है। तो बेसिकली कैसे, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, सुनो। जब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आपका पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहे हैं, या मतलब ए साइड से बी साइड में जा रहे हैं आपका वाटर मॉलिक्यूल जब मूव कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है इसके ऊपर फोर्स आपका पड़ रहा है, एक्सर्ट हो रही है। कौन सी डायरेक्शन में? फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ ए टू बी डायरेक्शन में हो रही है। अगर मान लो हमने इस साइड में कुछ ऐसा एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, इस सॉल्यूशन जो यहाँ पे जो है, ठीक है, तो जिसके वजह से क्या होगा ना, बेसिकली जो इधर से जो आ रहा है, ठीक है, जो इधर से जो आपका इनकमिंग वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो उनको क्या कर दीजिएगा? अपोज कर दी जाएगी। जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूं कि आपके फ्रेंड ने आपको बुलाया, उनके घर पे इनवाइट किया, और आपकी जो फ्रेंड है उनके पास क्या है? पेट एनिमल, एक डॉग है, ठीक है, जो कि मतलब अननोन पर्संस को देख के बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है। आपके फ्रेंड ने आपको बुलाया है,
घर पे। लेकिन जैसे आप उनके घर के पास सामने पहुंचे तो क्या हुआ, वो जो डॉग है, जो कुत्ता था, उसने क्या किया, बहुत तेज से भौंकने लगा। तो अभी इनविटेशन आया है जाने का, बट अब अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अब बैरियर कौन बन रहा है, डॉग बन रही है। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही चीज है। तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन डिफरेंस होने के कारण, जो वाटर फ्री मॉलिक्यूल का डिफरेंस होने के कारण एक ड्राइविंग फोर्स जनरेट हो रही है, मतलब नेट डायरेक्शन क्या हो रही है, ए टू बी डायरेक्शन में हो रही है, बट अब वो होने नहीं देगा क्योंकि हमने इसके ऊपर एक दबाव डाला है, प्रेशर डाला है। अगर वो प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो उल्टा आपका वाटर मॉलिक्यूल मूव करना शुरू हो जाएंगे। वो ना हो, इतना प्रेशर डाल दे ताकि यहां से जो मूवमेंट हो रही है वो आपका क्या हो जाए, बंद हो जाए। दैट प्रेशर इज कोऑर्डिनेटेड और कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर required to stop the process of osmosis, required to stop osmosis। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो आपका मिनिमम प्रेशर यहाँ पे रिक्वायर्ड हो रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे बेसिकली क्या किया है कि एक जो डायग्राम मैंने यहाँ पे जो हमने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट लिए हैं, उसमें बेसिकली हमने क्या किया, देखो ये हमने लिया है स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन इस फनेल के अंदर, इसको हम क्रिस्टल फनेल भी बोलते हैं। क्रिस्टल फनेल के अंदर हमने क्या है, स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन लिया है और बाहर है हमारा क्या, वाटर है। और दिस इज शुगर सोल्यूशन एंड वाटर इज बीइंग सेपरेटेड बाय अ सेलोफेन पेपर। जो सेलोफेन पेपर एक्चुअली एक क्या होती है ना, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन ही होता है, ठीक है। तो ये जो सेलोफेन पेपर जो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है और ये आपका वाटर एंड आपका स्ट्रॉन्ग शुगर सोल्यूशन के बीच में है। समझ आ रही बात? ठीक है। तो यहाँ पे ये एक हाई कंसंट्रेशन हो गया और ये आपका क्या हो गया, लो कंसंट्रेशन है। दिस इज लो कंसंट्रेशन एंड दिस इज हाई कंसंट्रेशन। तो एंड हाई एंड लो कंसंट्रेशन के बीच में आपका यहाँ पे मेम्ब्रेन है। तो ऑब्वियस बात है ये आपका क्या हो गया, आपका एक ऑस्मोसिस यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ऑस्मोसिस का डायरेक्शन कैसे होने वाला है ना, आपका बाहर फ्री वाटर ज्यादा है, अंदर फ्री वाटर कम है। तो बाहर से अंदर की डायरेक्शन में आपका क्या होने वाला, अभी आपको वाटर मॉलिक्यूल्स आपका क्या करेंगे, मूव करेंगे। कुछ इस डायरेक्शन में वाटर मॉलिक्यूल मूव करना चाहिए, जिसके वजह से यहाँ पे वाटर राइज हो रहा था। पिछले वाले लेक्चर में हमने इस चीज को कवर किया है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सेटअप अलग है। तो इसमें हमने क्या किया, अगर मान लो यहाँ पे एक सर्टेन प्रेशर या एक वेट अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर दें, तो यहाँ पे जो आपका वाटर जो मॉलिक्यूल जो मूव होने वाला था, अंदर जो आने वाला था, अब वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो मतलब इतना तो प्रेशर अप्लाई कर, अगर यहाँ पे अगर हमने ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, जितना यहाँ पे फोर्स से आ रही है उससे ज्यादा प्रेशर अगर हमने अप्लाई कर दिया, तो फिर क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाना शुरू कर देंगे। कहां से ना, आपका लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। उसको अलग टर्म दिया जाएगा और आगे बात करेंगे। तो अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड। बोले सर आप तो यहाँ पे वेट अप्लाई किए हो, अरे वेट जो हमका यहाँ पे ये फोर्स है, ठीक है, अपन एरिया दे देंगे तो आपका प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। तो वो आपका जो मतलब प्रेशर वाला जो क्वांटिटी है, वो प्रेशर हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। दैट प्रेशर, मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। जो ऑस्मोसिस हो रही है उसको बंद करने के लिए जो मिनिमम प्रेशर जो आप अप्लाई करेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। समझ आ रही बात? ठीक है। जो मैं आपको बता रहा था, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर जितना आपका चाहिए, अगर यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको हम कैसे पता कर सकते हैं कि कितना प्रेशर देना है, उस चीज को हम पता कर सकते हैं। तो कैसे पता करेंगे, तो वो चीजें अपन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो उस चीज को हम कैसे चेक कर सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने का एक तरीका है। क्या तरीका है ना, एक फॉर्मूला है हमारे पास, पाई इक्वल टू सी आर टी। पाई जो है दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड सी जो है आपका कंसंट्रेशन है, आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है एंड जो टी जो है आपका रूम टेम्परेचर है, ठीक है। तो टेम्परेचर एंड ये हमें पता होगा रूम टेम्परेचर क्या है। सेकंड आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये का कांस्टेंट है। सी स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि मैंने 5% सॉल्यूशन लिया या 10% सॉल्यूशन लिया, उसी हिसाब से हम एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन तो पता ही कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन multiplied by your R universal gas constant multiplied by temperature, that will give rise to what, that will give you the osmotic pressure। तो एक सॉल्यूशन का हम osmotic pressure निकाल सकते हैं। अगर जो osmotic pressure whatever this is x यूनिट मान लेते हैं, ठीक है, तो x यूनिट है, तो x यूनिट ऑफ प्रेशर आपका निकला इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये जो x सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन x है, तो इसका क्या निकला है, आपका osmotic pressure कितना निकला है ना, आपका x यूनिट। अब मान लेते हैं कि x यूनिट जो निकला है यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे हमने क्या किया है, x यूनिट से ज्यादा अगर हमने अप्लाई कर दिया प्रेशर, अगर मान लो एग्जैक्टली यहाँ पे हमारा जो प्रेशर है x यूनिट होगा, तो यहाँ पे नेट मूवमेंट खत्म हो जाएगी।
जिसको अपन बोलेंगे रिकॉर्ड करेंगे क्या बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर मान लो मैंने यहाँ पे प्रेशर थोड़ा सा क्या कर दिया 1 यूनिट से ज्यादा दे दिया, अब क्या होगा, मैंने बोला था आपको वाटर का मूवमेंट क्या होगा, अंदर से बाहर क्रिस्टल फनल से बाहर आने वाली है, जिसको अपन क्या कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये शायद आप लोगों ने ये टर्म सुनी होगी, आपकी जो वाटर प्यूरिफायर है या जो एक्वागार्ड है उसके ऊपर लिखा होता है आरओ लिखा होता है, ठीक है, आरओ लिखा होता है, दैट मींस रिवर्स ऑस्मोसिस, जो आपका वाटर को फिल्ट्रेट करने का जो तरीका है, जो आपका मेथोडोलॉजी है, तो जो आरओ बोलते हैं ना, आरओ लिखा होता है, टीडीएस लिखा होता है, ठीक है, यूवी लिखा होता है, यूएफ लिखा होता है, ठीक है, उनमें से एक मैकेनिज्म है कि आपका रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ, जिसमें हम क्या करते हैं ना ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसके वजह से आपका क्या होगा ना, जो आपका जो मतलब ये जो पोल्यूटेड वाटर है, ये पोल्यूटेड वाटर से क्या होगा ना आपका प्योर वाटर बन जाएगी। समझ आई बात, ठीक है। तो ये आपका रिवर्स ऑस्मोसिस वाला कांसेप्ट हमने कवर किया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा जो यहाँ पे मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है दैट इज इम्बिबिशन। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि बारिश के टाइम में ये जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, इनको बंद करना काफी मुश्किल हो जाती है, मतलब इनका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिसके वजह से क्या होती है, मतलब इनको बंद करना प्रॉपर बंद नहीं होते, इनको धक्का लगाना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, थोड़ा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, जिसकी वजह से बंद होता है। क्यों होते हैं, गर्मियों के टाइम में नहीं होते, विंटर के टाइम में नहीं होता है, क्यों होता है बारिश के टाइम में, क्योंकि बारिश के टाइम में क्या होती है, दे एब्जॉर्ब द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, क्योंकि रेनी सीजन में आपकी एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा क्या होता है मॉइस्चर होते हैं, और वो मॉइस्चर क्या होते हैं ना, दिस आर बीइंग एब्जॉर्ब्ड, एक्चुअली नॉट एब्जॉर्ब टर्म हम यूज करेंगे, दिस आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द वन सॉलिड सरफेस, जो आपका यहाँ पे ब्लॉक ऑफ मान लो ये वुड है, ठीक है, इस वुड के ऊपर हम क्या हुआ ना, ऑटोमेटिकली क्या होती है ना, एटमॉस्फेयर में होने के कारण वाटर मॉइस्चर, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल होने के कारण वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पे एडजॉर्ब हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फेनोमेना इज कॉल्ड एज एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन सॉलिड सरफेस। ये आपका क्या है, एक सॉलिड सरफेस है, ये सॉलिड सरफेस के ऊपर क्या हुआ ना आपका एडजॉर्प्शन हुआ, किस चीज का एडजॉर्प्शन हुआ, वाटर मॉलिक्यूल का एडजॉर्प्शन हुआ, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इम्बिबिशन बोलेंगे। तो इम्बिबिशन और भी कई जगह आपने देखा हुआ है, जैसे कि आपने क्या करो, एक बाउल ले लो, बाउल में क्या करो, कुछ सिंगदाने डाल दो, या मान लो कुछ चने डाल दें, या कुछ छोले डाल दें, ठीक है, तो वो क्या करते उसको पानी में भिगो दो थोड़ा, आपने देखना कि मतलब आफ्टर सम टाइम उसका साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, दैट इज आल्सो इम्बिबिशन। इम्बिबिशन इसमें होती है, ठीक है। तो इम्बिबिशन क्या है, इट इज अ फिनोमेना बाय व्हिच living or dead plant cells, living or dead plant cells absorb water by surface attraction। सरफेस अट्रैक्शन से क्या करेगी, वाटर एब्जॉर्ब करने वाली। अगर मान लो ये जो आपका डिजिटल पैनल है, इसको अगर मैं वाटर स्प्रे करूं, ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बट अगर मैं यहाँ पे अगर मान लो कि लकड़ी है, ठीक है, वुड है, उसके ऊपर वाटर स्प्रे करो, वो थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन करेगा, उसको हम बोलेंगे एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय सरफेस अट्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड एज एडजॉर्प्शन। जिसके वजह से जो यहाँ पे हमने ड्राई सीड लिए थे, उसको जब पानी मिला तो क्या हो गया, साइज इंक्रीज होके सोलिड होके क्या हुआ, इसका देखो ये इतना तक आपका भर चुका है, बट इनिशियली इसका वॉल्यूम कितना था, इतना ही था, एरिया कवर किया था, ठीक है। और जब आपका क्या होती है, सीड का जर्मिनेशन होती है, तो उस दौरान भी आपका सीड जर्मिनेशन के दौरान भी आपका क्या होती है ना, एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होने के कारण आपका सीड जो है वो स्वेल करता है, और सीड जर्मिनेशन प्रक्रिया में भी आपका मदद करता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज इम्बिबिशन, ठीक है। तो इम्बिबिशन क्या है, एक सरफेस अट्रैक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो अभी तक हमने जो देखे वो सारे क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट थे, लाइक आपका डिफ्यूजन हो गया, आपका ऑस्मोसिस हो गया, आपका इम्बिबिशन हो गया, ये तीनों आपका जो थे ये क्या थे, आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आते थे। अब ये जो टाइप ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें बेसिकली क्या होने वाला है, देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होती है, एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बना के आपको दिखा रहा हूं ऐसे, ये एक मान लो एक फ्लाईओवर है, ठीक है, ये फ्लाईओवर में आप क्या कर रहे हो ना, यहाँ से आप साइकिल लेके जा रहे हो, ठीक है, तो ये सबसे टॉप वाला पॉइंट है, ठीक है। जब आप यहाँ पे साइकिल लेके जाओगे, ठीक है, तो यहाँ तक आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए जो आपका जो हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, जो हाईएस्ट पॉइंट है, तो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको काफी ज्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, प्लस प्लस लगा रहा हूं, मतलब आपको काफी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। बट एक बार आपका साइकिल यहाँ पे रीच कर गया, मतलब आप यहाँ पे पहुंच गए, क्या आपको इसके बाद यहाँ से नीचे आने के लिए कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट, मतलब कोई मतलब पेडलिंग करने की जरूरत है या एनर्जी लगाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपका हो गया, अगर इसको हम माने
कि इसको अगर हम माने कि यहाँ पे एनर्जी की इस्तेमाल नहीं हो रही है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको अपन बोलेंगे पैसिव। पैसिव एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, बट यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, इसको बोलेंगे एक्टिव। एक्टिव में क्या हो रही है ना, लो पोटेंशियल से आपका हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, नीचे से ऊपर जा रहे हो तो एनर्जी देना पड़ेगा, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, तो ये चीज आपका क्या हो जाती है, पैसिव, ये आपका हो जाती है एक्टिव। जैसे कि हमारे घर में, ये एग्जांपल आपके घर पे भी है, कैसे ना, हमने मान लो कि मतलब जो हमारे जो मतलब सब में जो वाटर है, जो हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया है कुछ, ठीक है, तो उससे अगर जब हम वाटर को क्या करते हैं, चढ़ाते हैं अपनी टेरेस में जो टैंक है, तो उस टाइम हमें मोटर चालू करनी पड़ती है, उसके लिए एनर्जी देना पड़ता है, क्योंकि लो से हाई में जा रहा है तो आपका एनर्जी देना पड़ता है, तो वो आपका वन टाइप ऑफ क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, बिकॉज दैट इन्वॉल्व्स एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी हो रही है, नहीं तो हम बिजली का बिल क्यों भर रहे हैं। बट जब एक बार टेरेस में टैंक में पानी भर गया, वो पानी क्या होती है, हमारे वॉशरूम में आता है, हमारे किचन में आता है, हमारे बेसिन में आता है, तो वो जो चीजें आपकी आती है, ठीक है, तो उस टाइम में हमें मोटर चालू करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हाई टू लो में आती है। ठीक है, जब भी चीजें होती है हाई टू लो आती है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, बट लो टू हाई होगा जाएगा तो आपका एनर्जी का यूटिलाइजेशन जरूर पड़ेगी। तो यहाँ पे बेसिकली अपन बात करने वाले एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करने वाले, मींस दैट इन्वॉल्व्स एनर्जी। क्यों? क्योंकि आपका लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की डायरेक्शन में जाएगा, तो इसीलिए आपको क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। और हमने सबने पढ़ी हुई है कि लिविंग सिस्टम में जो एनर्जी होती है दैट इज गिवन इन फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के फॉर्म में दी जाती है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं डेफिनेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस में क्या हो सकती हैं, सॉल्ट्स और आयंस हो सकती हैं, फ्रॉम इट्स लोअर कंसेंट्रेशन टू इट्स हायर कंसेंट्रेशन यूजिंग एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो विदाउट एनर्जी ये प्रोसेस नहीं होने वाला, क्योंकि आपका लोअर कंसेंट्रेशन से आपका कहां जा रही है, हायर कंसेंट्रेशन के डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो जिसके वजह से एनर्जी देना तो पड़ेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ पे एक हमने टेबल लिया है जिसमें हमने क्या किया है, डिफरेंस बिटवीन आपका डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस का हमने लिया है। आप अगर यहाँ पे एक चीज देखोगे, डिफ्यूजन ऑफ ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो मेम्ब्रेन डिफ्यूजन में नहीं होता, ऑस्मोसिस में होता है। डिफ्यूजन तो काफी स्लो वाला प्रोसेस है, ऑस्मोसिस थोड़ा फास्टर प्रोसेस है। चलो देखते हैं क्या क्या। इट इन्वॉल्व्स, जो आपका ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस में क्या होती है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं, मतलब वाटर से ट्रांसपोर्ट होती है। बट डिफ्यूजन की बात करें तो इसमें आपका क्या होता है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जाते हैं। समझ आ रही बात। अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है ना, आपका हाई कंसेंट्रेशन मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम द लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू द हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन में जाती है, बट यहाँ पे क्या होती है, मूव फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू द लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जाती है, क्योंकि यहाँ पे वाटर का मूवमेंट होता है, यहाँ पे तो सॉल्यूट खुद ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे, ऑस्मोसिस में, बट डिफ्यूजन में आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं है। एग्जांपल की बात करें, श्रिंकिंग ऑफ पोटैटो स्लाइस हो गया, हमने जो हमने लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि अगर आपने मतलब ग्रेप्स को आपने रख लिया कहाँ पे, पानी के अंदर, सॉरी आपका जो शुगर सॉल्यूशन में, तो आपका रेजिन्स बन जाती है, रेजिन्स को पानी में डाला तो फिर से आपका क्या सोलेन हो जाती है। ठीक है, वो आपका क्या है, ऑस्मोसिस का एग्जांपल है। ऑस्मोसिस का काफी सारे एग्जांपल्स हैं, डिफ्यूजन के भी काफी सारे एग्जांपल्स हैं। तो हमने क्या किया, एक ड्रॉप ऑफ इंक को डाला पानी, एक ग्लास ऑफ वाटर में ड्रॉप ऑफ इंक डाला, तो इंक क्या हो जाती है, आपका डिफ्यूज हो जाती है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। समझ आ रही बात। ठीक है, तो हमने पहले, इससे पहले भी कवर किया इस चीज को। चलो आगे चलते हैं। आगे हम तीन टर्म यहाँ पे हम देखने वाले हैं, टर्जिडिटी, प्लास्टिडिटी, जिसको हम और एक टर्म यहाँ पे देखेंगे, प्लाज्मोलाइज्ड सेल और प्लाज्मोलिसिस देखने वाले हैं। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये जो टर्जिडिटी वाला कंटेंट है वो ऑलरेडी पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था। व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जब आप सेल को एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर प्लेस करोगे, ये मैंने लिया एक सॉल्यूशन, उसमें मैंने क्या किया ना, ये मैंने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिया और इसमें मैंने प्लेस किया किसको, ना एक प्लांट सेल को प्लेस किया, तो इसका न्यूक्लियस है, ये उसका न्यूक्लियस है, और ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। ठीक है, और ये उसका सेल वॉल है। ठीक है, और हमने इसको प्लेस किया है कहां पे ना, हमने इसको प्लेस किया है अभी एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, अगर आपको याद है, अगर याद नहीं है तो आप पिछले वाले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे प्लेस किया इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, मतलब जो सेल के अंदर जो आपका साइटोप्लाज्म है दैट इटसेल्फ इज हाइपरटोनिक। क्या ये हाइपरटोनिक है? ठीक है, मतलब ज्यादा कंसंट्रेटेड वाला, ज्यादा कंसंट्रेटेड अंदर है,
कम कंसेंट्रेशन बाहर है, मतलब जो हमारा जो कोरिलेशन था, लेस कंसेंट्रेशन मतलब मोर फ्री वाटर, मोर कंसेंट्रेशन मतलब लेस फ्री वाटर, मतलब अंदर फ्री वाटर कम है, बाहर फ्री वाटर ज्यादा है, तो बाहर से अंदर क्या होंगे आपका वाटर मॉलिक्यूल, बाहर से अंदर आपका ऐसे वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे कहां पे, वैक्यूल के अंदर, जिसकी वजह से सेल का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, स्वेल कर जाएगी, जिसको अपन बोलेंगे टर्जिड हो गया सेल, जो आपका क्या हो गया, टफ हो गया, टर्जिड हो गया। समझ आ रही बात, ठीक है। सिमिलरली हम अगर बात करें यहाँ पे, एक हमने यहाँ पे कंडीशन लिया है कि मतलब एक सेल कैसे आपका क्या होती है, प्लाज्मोलिसिस होती जाती है या फ्लासिड कंडीशन होती है, तो उसको समझाने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सिमिलरली पिछले वाले डायग्राम में जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब कंडीशन को थोड़ा क्या करता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ, ठीक है। अब कंडीशन को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवर्स करते हैं कि मतलब जो अंदर पहले हमने रखा था, अंदर क्या रखा था हमने, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखा था, बाहर क्या रखा था, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, मींस व्हेन द सेल वाज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक। अब हम बात कर रहे हैं व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर हम सेल को क्या करते हैं ना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं, मतलब सेल का जो साइटोप्लाज्म है इट इज इटसेल्फ हाइपोटोनिक, ये खुद क्या हो गया, हाइपोटोनिक हो गया। तो अगर हाइपोटोनिक हो गया तो अंदर क्या है, फ्री वाटर ज्यादा है, बाहर फ्री वाटर कम है। अब अंदर से बाहर आपका वाटर मूव कर जाएगा, जिसको हम बोलेंगे एक्सोस्मोसिस। अब वाटर जब आपका बाहर की डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा अंदर से बाहर, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सोस्मोसिस। ये भी मैंने आपको एक बताया पहले सी क्लास में, ठीक है। एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस, जब इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर होगी एंडोस्मोसिस, आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर होगा एक्सोस्मोसिस। मतलब मान लीजिए एक सेल है, इसमें इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर हो रही है, वाटर अंदर की तरफ आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडो ऑस्मोसिस। अगर एक सेल है उससे अगर वाटर क्या हो रही है, एस्केप आउट हो रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सो ऑस्मोसिस। इससे पहले वाले केस में क्या हो रहा था, एंडोऑस्मोसिस, इसलिए अंदर पानी आ रहा था जिसके वजह से टर्जिड हो रहा था। अब क्या होने वाला है ना, अब जो सेल के अंदर से पानी बाहर जा रही है, तो जिसके वजह से क्या होने वाला, अब होने वाला एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस जब हो जाएगा, जब वाटर जब निकल जाएगी, तो क्या होगा, ये श्रिंक हो जाएगा, इसका साइज क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे फ्लासिड। क्या बोलेंगे, फ्लासिड। क्या बोलेंगे इसको, फ्लासिड सेल बोलेंगे। समझ आ रही बात, क्योंकि थोड़ा सिकुड़ गया, श्रिंक हो गया है। अब इसका डायग्राम थोड़ा अगर अच्छे से हम देखें यहाँ पे, तो ये आप देख रहे हो कि टर्जिड सेल है। जब हम सेल को प्लेस किए हैं कहाँ पे ना, आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस किया है, तो आपका क्या हो गया, टर्जिड हो गया। अब टर्जिड होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसी सेल को हम क्या कर रहे हैं ना, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस कर देते हैं। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस कर दें, तो अभी क्या दिक्कत आने वाली ना, अब प्रॉब्लम ये होगा, अब इससे वाटर आपका क्या होगा, कंटिन्यूअसली बाहर रिलीज होगी। जब कंटिन्यूअसली बाहर रिलीज होगा, तो जिसके वजह से साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम धीरे धीरे क्या होगा, साइज रिड्यूस होगा, जिसको हम बोलेंगे फ्लासिड होती जा रही है। बट ऐसे अगर काफी टाइम तक अगर हमने रख लिया, तो इसका जो सेल मेम्ब्रेन जो यहाँ पे था, इधर आप देख सकते हो, ये उसका सेल मेम्ब्रेन था, यहाँ पे ये आपका था क्या, सेल मेम्ब्रेन था। वो सेल मेम्ब्रेन देखो, ये आपका श्रिंक हो गया, सिकुड़ के क्या आ चुका है, थोड़ा सेंटर की तरफ देखो आप आ चुका है, जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा अंदर की तरफ आ चुका है। ये उसका भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कि देखो इधर आ चुका है, मतलब श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म हो चुका है, ठीक है, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अब इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलेंगे। मतलब जब हम एक सेल को मतलब क्या करते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में काफी टाइम तक लॉन्ग पीरियड के लिए प्लेस कर देते हैं, तो उसमें कंटीन्यूअस एक्सोस्मोसिस वाटर हो जाती है, जिसके वजह से क्या होता है, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म हो जाती है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलेंगे। बोलो सर इसका फ्यूचर क्या है, अगर इस कंडीशन में ज्यादा टाइम तक रहा तो फिर ये डेथ हो जाएगा, सेल का डेथ हो सकती है। तो बोले सर फिर यहाँ पे एक चीज बताइए कि जो सेल मेम्ब्रेन और सेल में वॉल है, इनके बीच में जो ये गैप जो है, ये गैप में क्या है, इस गैप के अंदर जो आपका सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है यहाँ पे, ठीक है, वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आ जाती है अंदर। बोले सर इसको फिर रिवर्स कैसे करें, जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल जिंदा रहेगा। कैसे जिंदा रहेगा, अब क्या करो, इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को उठा के इसको पुट कर दो, पुट इट इनसाइड ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, फ्री वाटर में डाल दो, ठीक है। ये आपका ऐसा हुआ है ना, ये उसका सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे आ चुका है, ये न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल है, ऐसे सिंक हो चुका है। अब इसको हमने प्लेस किया कहाँ पे, प्योर वाटर में प्लेस कर दो। जब प्योर वाटर में प्लेस करोगे तो अब क्या होने वाला है ना, अब वाटर क्या होगा, अंदर मूव करेगा,
बट इनिशियली क्या होगा, जब आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन में प्लेस करोगे, पहले क्या होगा, ये जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन जो यहाँ पे है, ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन पहले बाहर निकलेगा, फिर धीरे धीरे आपका क्या होगा, ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन बाहर निकलेगा, निकलने के बाद फिर धीरे धीरे क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन का जो साइज है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा, इंक्रीज होते 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 पूरा आपका सेल वॉल तक पहुंच जाएगी, तो आपका सेल फिर से क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से प्लाज्मोलिसिस एंड डीप्लाज्मोलिसिस होती है। ये जो प्रोसेस था, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीप्लाज्मोलिसिस, सॉरी प्लाज्मोलिसिस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइसिस। जब आपका इस प्लाज्मोलाइज सेल से जब हम क्या करते हैं, टर्जिड सेल या नॉर्मल सेल तक लाते हैं, कैसे, सेल को जब हम प्लेस करेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, इसको हम बोलेंगे डीप्लाज्मोलिसिस। क्या बोलेंगे इसको, डीप्लाज्मो। सो प्लाज्मोलिसिस एंड डीप्लाज्मोलिसिस दोनों क्या है, ऑपोजिट इवेंट है, ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं। समझ आ रही बात, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे ये टर्जिडिटी सेल जो टर्जिड हो रही है, ठीक है, ये इसका रोल क्या है, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, तो उसके बारे में बात करें। यूजेस ऑफ टर्जिडिटी टू प्लांट सेल। प्लांट सेल में जब आपका टर्जिड हो जाती है तो इसका यूज क्या है ना, उसका यूज क्या है, सबसे पहले टारगेट प्रेशर हेल्प्स टू पुश थ्रू द हार्ड ग्राउंड। देखो जो आपका रूट हेयर है, रूट है प्लांट का, वो काफी डेलिकेट होता है, बट आप कभी सोचे हो कि मतलब जो रूट मान लो ऐसे नीचे जा रही है जमीन के अंदर, ठीक है, यहाँ पे चट्टान, पत्थर का चट्टान पड़ा, तो फिर जो पत्थर का चट्टान पड़ा तो उसको क्रॉस करके फिर नीचे कैसे जाता है कि वहीं पे रुक जाता है, नहीं उसको क्रॉस करके नीचे जाता है। आपने देखा होगा कई सारे बिल्डिंग में तो कंक्रीट वॉल जो होती है, कंक्रीट दीवारें जो होती है, छत होती है, उसको प्लांट का रूट जो है ना तोड़ देता है। कभी आपने ऐसा देखा होगा, मतलब पुरानी खंडर वगैरह में ऐसे देखा होगा कि उसके जो मतलब बाउंड्री वाले उसको तोड़ दिया प्लांट के रूट ने। क्या एक दिन का काम है, नहीं, कई सालों के काम है, ये कई इयर्स का काम है, मतलब स्लोली ग्रेजुअली धीरे धीरे, जैसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वैसे स्लोली ग्रेजुअली धीरे धीरे ये सारे काम हुई है। ठीक है, तो उसके जो कैसे हुआ ये सारे प्रोसेस, क्योंकि जो प्लांट का जो रूट हेयर है, उस रूट हेयर ने क्या किया, थोड़ा थोड़ा सा प्रेशर डाला, थोड़ा थोड़ा सा टर्गर प्रेशर डाला, वहां पे टर्गर प्रेशर के कारण प्लांट का रूट जो है सॉइल के अंदर जाता है, किसी पत्थर के चट्टान को भी तोड़ सकता है, कंक्रीट आपका वॉल को भी तोड़ सकता है, कंक्रीट जो आपका मतलब रूफ है या फ्लोर है उसको भी तोड़ सकता है। ठीक है, तो पुश थ्रू द हार्ड ग्राउंड जो भी मिलेगा उसको तोड़ सकता है। सेकंड, टर्गर जो आपका है, ठीक है, रूट सेल्स बिल्ड अप रूट प्रेशर, ये आगे पढ़ने वाले ट्रांसपिरेशन वाले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं रूट प्रेशर क्या होती है। तो रूट में क्या होती है कि वन टाइप ऑफ प्रेशर जनरेट होती है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मोर अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर ज्यादा एक्यूमुलेट होने के कारण एक प्रेशर जनरेट होती है। उस प्रेशर जनरेट होने के कारण क्या होती है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर होती है। But this is not the sole cause or only cause for the upward movement of water. There are other many several causes. वो अपन ट्रांसपिरेशन में कवर करेंगे। सेकंड आपका क्या है, टर्गर इन, और इसका एग्जांपल अगर हम बात करें रूट प्रेशर का एग्जांपल क्या है, आगे पढ़ने वाले ब्लीडिंग। जब किसी प्लांट को आप क्या करते हो, कट करते हो, ये आपका प्लांट है, इसको आपने कट किया, तो यहाँ से मतलब सीडलिंग है, सीडलिंग को आपने यहाँ से कट किया, आपने देखा यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट होती है, कुछ इस तरीके से फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होती है। ये तो ग्राउंड है, तो यहाँ से कट कर दिया आपने यहाँ पे, अब देखो कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन ऐसे होता है। तो फ्लूइड का जो एक्यूमुलेशन होता है क्यों होता है ना, ड्यू टू टर्गर प्रेशर होती है, रूट प्रेशर के कारण होती है। रूट प्रेशर के कारण एक्चुअली होती है, बट रूट प्रेशर के पीछे जो मेन जो आपका इंपोर्टेंट रोल है किसका है ना, आपका टर्गर प्रेशर का ही है। सेकंड के बाद अपन थर्ड पे चलते हैं, टर्गर इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ये हम पढ़ने वाले हैं, ट्रांसपिरेशन में भी पढ़ने वाले हैं, फोटोसिंथेसिस में पढ़ने वाला है। ये सबने सुना होगा कि प्लांट का जो लीफ के जो लोअर सरफेस में जो स्टोमाटा होते हैं वो ओपन क्लोज होना बहुत जरूरी हो जाती है। क्यों, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए स्टोमाटा ओपन होना, क्लोज होना बहुत जरूरी है। तो वो सारे जो आपका मतलब जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले प्रोसेस के लिए जो स्टोमाटा का ओपनिंग होना चाहिए, गार्ड सेल का ओपन एंड क्लोज होना चाहिए, टर्जिड होनी चाहिए, कभी फ्लासिड होनी चाहिए, दिस इज आल्सो ड्यू टू द टर्गर मूवमेंट और टर्गर प्रेशर। नेक्स्ट, टर्गर मूवमेंट, प्लांट में कई सारे टर्गर मूवमेंट होते हैं, जैसे कि मिमोसा पोडिका प्लांट है, टच मी नट प्लांट है। टच मी नट प्लांट को जैसे ही टच करते हो तो क्या होती है, तो उसके लीव्स जो ऐसे जो ओपन थे वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो तुरंत फिर थोड़े टाइम 10-15 मिनट के बाद फिर से ओपन हो जाते हैं, फिर से आपने टच किया फिर क्लोज हो गए। तो ये आपका क्या है, टर्गर मूवमेंट है। इसके बारे में इन डिटेल हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। मिमोसा पोडिका प्लांट जो कि लाजवंती है, टच मी नट प्लांट है। नेक्स्ट, टर्जिडिटी प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू सब्स्टिट्यूट्स एज द लीव्स। जो लीव्स होते हैं, जैसे हमने देखा होगा कि आपकी बालकनी में, आपके टेरेस में, आपके गार्डन में कुछ प्लांट है, उसको आपने पानी नहीं दिया आज, दोपहर तक उसके जो लीव्स है ना विल्ट हो जाते हैं, विल्टिंग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, विल्टिंग। ठीक है, मुरझा जाना, विल्टिंग हो जाती है। ठीक है, बट जैसे आपने पानी दे दी तो उसमें पानी गया अंदर, रूट ने ऑब्जर्व किया, पूरे प्लांट को सप्लाई किया, सेल के अंदर गया, सेल टर्जिड हो गया, तो लीफ क्या हो जाता है, ऐसे फ्लैट होकर रहेंगे, नहीं तो ऐसे नीचे गिर जाता है।
समझ आई बात, ठीक है। तो नीचे गिर जाते हैं मतलब लटक जाते हैं, ठीक है। तो वो चीजें हैं। तो विल्टिंग ऑफ लीव्स इन हॉट आफ्टरनून, आफ्टरनून मतलब समर आफ्टरनून में क्या होते हैं, जो विल्टिंग ऑफ लीव्स हो जाती है, मुरझा जाना, लीव्स का मुरझा जाना, क्यों, लॉस ऑफ टर्जिडिटी के कारण होती है। अगर टर्जिडिटी प्रेशर नहीं रहेगा तो ये आपका क्या हो जाएगी, विल्टिंग हो जाएगी। अगर टर्जिडिटी प्रेशर रहेगा तो विल्टिंग नहीं होगी, सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा, सनलाइट ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगी। समझ आई बात, ठीक है। नेक्स्ट कंटेंट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, दैट इज रूट प्रेशर, ठीक है। तो रूट प्रेशर क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि रूट प्रेशर क्या होता है। रूट प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड इन द रूट सिस्टम ड्यू टू एक्टिव मतलब ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब ये कौन सी कंडीशन में होती है, जब सॉइल में प्लांट के रूट जहां पे है उस सॉइल में अगर बहुत ज्यादा वाटर का अवेलेबिलिटी है, देन वहां पे क्या होगा ना, कंटिन्यूअस एंडोस्मोसिस होने वाला है। तो एंडोस्मोसिस वाटर होगी तो जिसके वजह से क्या होता है ना, रूट सिस्टम में क्या होती है, बहुत सारा वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है। बट इन कंडीशन यहाँ पे भी एक कंडीशन है, ट्रांसपिरेशन उस टाइम में कम होनी चाहिए। लाइक अगर हम बात करें अर्ली मॉर्निंग की बात करें, विंटर के अर्ली मॉर्निंग की बात करें, तो ऐसे कंडीशन इस टाइम इन दिनों में क्या होती है ना, आपका ट्रांसपिरेशन ज्यादा नहीं होती, क्योंकि टेम्परेचर आपका क्या होते हैं, कम होते काफी ज्यादा, ठीक है। तो जिसके वजह से अर्ली मॉर्निंग में टेम्परेचर कम होने के कारण ज्यादातर आपका ट्रांसपिरेशन नहीं होती है। बट जो प्लांट को जो मतलब किसान ने जो पानी दिया है, जो मतलब वाटरिंग किया है, तो उसके वजह से आपका क्या होता है, काफी ज्यादा वाटर सॉइल में अवेलेबल होता है। तो जिसके वजह से क्या होती है, जो वो वाटर है वो प्लांट ने एब्जॉर्ब तो कर लिया, बट उससे आपका ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा, तो मतलब रूट सिस्टम में बहुत ज्यादा वाटर आपका क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा। तो उस जो अवेलेबल होने के कारण, बहुत ज्यादा वाटर रहने के कारण उसका क्या होगा, एक दबाव, एक प्रेशर जनरेट होगा किसके ऊपर ना, सेल वॉल के ऊपर, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल प्रेशर। पूरे रूट में जो आपका जो प्रेशर जनरेट हो गया उसको हम बोलेंगे रूट प्रेशर। सिंगल सेल में जो हो रहा है टर्मिनल प्रेशर, बट पूरे रूट सिस्टम में जो प्रेशर हुआ तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर इज द प्रेशर डेवलप्ड इन द रूट्स ड्यू टू इनफ्लो ऑफ वाटर। वाटर का इनफ्लो हो रही है, मतलब बेटा सिंपल सी बात है, एंडोस्मोसिस बता रहा है यहाँ पे, brought about due to alternate turbidity and flaccidity। मतलब फ्लासिड हो रही है, मतलब वाटर चला जा रहा, फिर वाटर आ रहा, फिर टर्जिड हो रहा, टर्जिड हो गया, पानी फिर से भेज देगा, फिर आपका क्या करेगा, वाटर को ऑब्जर्व करेगा। समझ आई बात, ठीक है। अब सेल ऑफ द कटेक्स ऑफ द रूट हेयर, जो रूट हेयर का कटेक्स है आगे देखने वाले इसका क्रॉस सेक्शन, व्हिच हेल्प्स इन पुशिंग द प्लांट सैप टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। समझ आ रही बात, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए आपका क्या होता है, रूट प्रेशर मतलब आपका क्या होता है, रिक्वायर्ड होती है। बट रूट प्रेशर इज नॉट दैट मच सिग्निफिकेंट टू पुश द वाटर अप टू इन द टॉल प्लांट, टॉल ट्रीज लाइक दैट इज मोर देन 10 सेंटीमीटर। रूट प्रेशर जो है ये मैक्सिमम आपका 10 सेंटीमीटर तक ही आपका क्या कर सकता है, वाटर को एलिवेट करा सकता है, राइज करा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। उसके लिए जो आपका जो मतलब बड़े-बड़े ट्रीज में जो आपका वाटर जो आपका ट्रांसपोर्ट होती है, दैट इज ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। अब अपन चलते हैं यहाँ पे सेल से आपको कैसे, यहाँ पे हमने एक्चुअली उसका रूट प्रेशर को कैसे मेजर कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से मेजर की जा रही है। तो यहाँ पे हमने सेल से आपको रखा है, इसको हमने अच्छे से इसको पैक कर दिया और इसके अंदर हमने मर्क्यूरी रखा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे प्लांट के ट्यूब को कट किया है, कट करके इसके साथ जोड़ा है इस मैनोमीटर को, ठीक है। तो उसमें क्या हो रही है ना, जैसे आपका क्या होगा, रूट प्रेशर आपका बढ़ेगा तो ये जो आपका जो मतलब सेल से आप जो है ना वो ज्यादा निकलेगा। जब ज्यादा निकलेगा तो ये प्रेशर एक्ट करेगा किसके ऊपर, मर्क्यूरी के ऊपर। तो जिसका मतलब मर्क्यूरी कलम क्या होने वाली है, राइज होने वाली है। तो यहाँ पे देखो इतना राइज हुआ है, तो उसका मतलब दैट इज द रूट प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट, रूट प्रेशर के बाद एक टर्म देखते हैं जो रूट प्रेशर के वजह से ही ये चीजें हमें देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज गटेशन। गटेशन क्या होती है, आप देख रहे हो यहाँ पे लीफ के मार्जिन में देख रहे हो वाटर के ड्रॉपलेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ड्रॉपलेट ऑफ वाटर आपका ड्रॉपलेट फॉर्म में आ रही है। एक्चुअली ये ड्रॉपलेट वाटर नहीं है, एक्चुअली ये क्या है ना, आपका सेल के शाप है। सेल से आप जब आपका क्या होती है ना बाहर निकलते हैं किसके थ्रू ना, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है हाइडाथोड। हाइडाथोड जो है ये एक आपका जैसे आपका स्टोमाटा के थ्रू आपका क्या होती है, ट्रांसपिरेशन होती है, वैसे हाइडाथोड के थ्रू आपका क्या होती है, गटेशन होती है। जब अर्ली मॉर्निंग विंटर की बात कर रहे थे, वाटर बहुत ज्यादा अवेलेबल है रूट सिस्टम में, मतलब रूट प्रेशर बहुत ज्यादा है। उस दौरान जो छोटे छोटे सीडलिंग्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें क्या होती है कि उनके जो हाइडाथोड्स होते हैं उसके थ्रू सेल से आप बाहर की तरफ रिलीज हो जाते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, गटेशन। तो दिस सेल सैप इज कॉल्ड एज गटेटेड सॉल्यूशन, गटेटेड वाटर, ठीक है। ये जो आपका सेल सैप, एक्चुअली सेल सैप ही होता है, ये प्योर वाटर नहीं होता। देखो ट्रांसपिरेशन में जो वाटर जो रिलीज होती है, जो इवेपोरेट होती है, लॉस होती है, दैट इज प्योर फॉर्म। बट यहाँ पे जो वाटर जो बाहर निकल, जो फ्लूइड आपको दिख रहा है वो फ्लूइड वाटर नहीं है, दिस इज सेल सैप, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन है कि गटेशन किसके थ्रू होती है, हाइडाथोड के थ्रू होती है। हाइडाथोड में जो आपका गटेशन होती है प्योर वाटर होता है क्या, नहीं, प्योर वाटर नहीं है, सेल सैप होती है। समझ आ रही बात, दिस इज ड्यू टू रूट प्रेशर। ये जो आपका गटेशन हो रही है ये आपका रूट प्रेशर का ही देन है, रूट प्रेशर के कारण ही आपका क्या हो रही है, गटेशन हो रही है।
समझ आ गया होगा आई होप, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ लीफ में आइडाथोड्स होते हैं जिसके वजह से आपका क्या हो रही है, गटेशन हो रही है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इंपोर्टेंस ऑफ रूट हेयर एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। जो वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन हुई है, अब वो उसका अपवर्ड मूवमेंट कैसे होती है वो चीज हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका क्या होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड वाटर बाय द रूट एयर। सबसे पहले तो रूट एयर आपका वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। सेकंड क्या होगा ना, मिनरल्स को भी आपका क्या करती है, रूट एयर एब्जॉर्ब करता है। फिर उसके बाद उस कैसे आपका मतलब आपका ट्रांसमिट करता है। देखो जैसे कि हमने यहाँ पे एक छोटी सी क्रॉस सेक्शन लिए हैं, उसमें आपको दिख रहा है कुछ आपको यहाँ पे सेल्स हैं और ये एपिडर्मल सेल है जो कि रूट हेयर बनाया है। पहले ये ऑब्जर्व करेगा, फिर बाजू वाले सेल को देगा और वो आपका बाजू वाले सेल जो है, बाजू वाले जो टिश्यू है दैट इज जाइलम का जो वेसल है, ट्रैकेट्स है, तो उनको दे देगा। वो अल्टीमेटली आपका क्या कर देगा, प्लांट के स्टेम्स को प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो वो चीजें कैसे होता है उसको अपन इन डिटेल देखने वाले हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।